तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा हुआ था, चोई ने सब कुछ बता दिया था और हमारा एमसी और डोजिन सब कुछ साइलेंट रह गया था। सो डोजिन पूछता है कि क्या हो गया तुम दोनों के बीच में। हाँ, क्या तुम दोनों इतने ज़्यादा करीबों के साथ में खाना खाने जा रहे हो? क्या तुम लोग अकेले अकेले खाने जाओगे? मुझे नहीं बताओगे? मुझे भी बता दो क्या बात है। हाँ, मुझे भी साथ में ले चलो। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इस खाना खाने जा रहे हैं, दूसरा काम जा रहे हैं। ये सुनने के बाद डोजिन बहुत से गरियाता है, बोलता है कि तुम बहुत कमीने हो। हाँ, तुम अकेले अकेले खाना खाने के लिए जा रहे हो उसके साथ और मुझे नहीं लेके जा सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये बताओ कि उस लीग ने तुम्हें बुलाया हुआ था ना, तो क्या तुम सच में उससे मिलने जाने वाले हो? तो एमसी बोलता है कि हाँ, मैं उससे मिलने जाने वाला हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा तो वो खड़ा रहेगा? नहीं, वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा और मुझे मारने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश ही करता रहेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। अब जब वो उसने मुझसे दुश्मनी कर ली है तो वो मुझे मार कर ही मानेगा। इसलिए जब हालात इतनी बुरी हो चुकी हैं तो मुझे उससे लड़ने जाना ही होगा। ये सुनने के बाद डोजिन कुछ नहीं बोलता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और ली खड़ा हुआ होता है। एंड यहाँ पे ली बोलता है कि वाह, मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई में आ जाओगे। मुझे लगा तुम इतने डरपोक हो कि तुम कभी आओगे ही नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम मेरे सामने लड़ने के लिए आ भी गए। हाँ, तुम जानते भी हो कि मैं एक 3rd स्टार का एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये सुनने के बाद एमसी उसे पर्ची दिखाता और बोलता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है। ये सुनने के बाद ली बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया हुआ हूँ ताकि मैं तुम्हें चेतावनी दे सकूँ कि तुम चोई से दूर रहो। मैं चोई से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, इसीलिए किसी भी कीमत पर मैं उसे तुम्हारे खिलाफ नहीं बांट सकता। सो सीधी सी बात है, तुम उससे दूर रहो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि वाह, तुम्हारी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तुम बहुत स्वार्थी हो। चोई तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके बाद ही ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम लोग इंतजार किस बात कर रहे हो? पकड़ो बेवकूफ़ को और मार डालो। ये सुनने के बाद उसके दोनों चमचे होते हैं जो अपनी की को फॉर्म करते हैं, दरअसल वो भी नॉर्मल नहीं होते, मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और वो भी 2nd स्टार के। जहाँ हमारा जीवन सोच रहा होता है कि ओ नो, ये तो नॉर्मल इंसान नहीं है, इसका मतलब है कि इनके आसपास का ऑरा साफ बता रहा है कि 2nd स्टार के मार्शल आर्टिस्ट हैं। ओ नो, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तभी वो अपनी फॉर्म लेता है और मन सोचता है कि मुझे लगता है कि वैसे एक बात सही भी है कि मुझे अपनी स्किल का टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा मौका यही है। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए कि मैंने कितनी हार्ड ट्रेनिंग की हुई है। अब मुझे पता चलेगा कि मेरी ट्रेनिंग से मैंने कितना सुधार किया अपने आप पर। और वो दोनों उस पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यू पास्टर से गरिया करके वो एक पंच मारता है। हमारा एमसी सोचता है कि ओ नो, इनकी स्किल 2 स्टार लेवल की है, मुझे उसकी देखभाल अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए क्योंकि मैं भी इसी स्टार का हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है हमारा एमसी और बोलता है कि यू बास्टर्ड। तभी एक दूसरा आता है उसे मारने के लिए, हमारा एमसी उसका भी हाथ पकड़ लेता है और मन सोचता है कि इनका भले ही लेवल 2 स्टार पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी इनके पास उतनी अधिक ताकत नहीं है जितना मुझे उम्मीद थी। मेरे ख्याल से मैं इनसे लड़ सकता हूँ। और यहाँ पे दोनों को ढकेल देता है पीछे। तभी ली भी देख रहा होता है, बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि उसके पास अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो तो एक नॉर्मल इंसान था ना, तो वो इन दोनों मार्शल आर्टिस्ट से कैसे लड़ सकता है जबकि ये 2nd स्टार लेवल के हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इन्हें पीछे हटा पा रहा है। वो यकीन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ ये मार्शल आर्ट के साथ साथ औषधियों के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जानता है। ये मेडिकल का भी स्टूडेंट है और एक मार्शल आर्टिस्ट भी। दोनों इतनी कम वक्त में कोई इंसान इतना कैसे डेवलप हो सकता है। खैर, तभी वो ताली बजाता है, बोलता है कि बस इनफ, बहुत हो गया, रुक जाओ सब लोग। तो दोनों रुक जाते हैं। तो एमसी बोलता है कि लेकिन किस लिए? वो हमारे एमसी के पास आता है, बोलता है मानना पड़ेगा कि तुम अपनी स्किल काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और इतने कम वक्त में तुमने अपने आप को काफ़ी डेवलप भी कर लिया है, लेकिन तुम एकदम बेकार हो और तुम दोनों हटो पीछे, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इसमें इंटरफेयर करना ही होगा और किसी भी कीमत पर अब मुझे इसे हराना पड़ेगा। वो बोलता है, उसके पास आकर बोलता है कि मुझे इस बात पे कंफर्म नहीं था कि तुम मार्शल आर्ट जानते होगे, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर श्योर था कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, है ना? तो फिर तुम मार्शल आर्टिस्ट कैसे जान सकते हो? क्योंकि मुझे देखकर लग रहा है कि तुम्हारा लेवल काफ़ी कम है मार्शल आर्टिस्ट में, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। चोई का पीछा छोड़ दो और चले जाओ यहाँ शांति से। मेरा तुमसे कोई भी लेने देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे घुटने पर बैठकर नाक रगड़कर मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम जा सकते हो अगर तुम मरना नहीं चाहते या फिर अपंग नहीं होना चाहते हो तो। इसलिए निकल जाओ। समारा से बोलता है कि बकवास, मैं ये सब बकवास कभी नहीं करने वाला हूँ। तुम मुझसे भीख मांग रहे हो और मेरी आंखों में घूर कर देख रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही है और डर लग रहा है
तुम मेरे घुटनों पर माफ़ी मांगो बैठ करके। ये सुनने के बाद ली को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी की को फॉर्म करते बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम पर दया कर रहा था ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बच सके, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ हो कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तो फिर अब तुम मार ही खाओ। ये सुनने के बाद उसने बोलते हैं यू बास्टर्ड, और अपनी की को फॉर्म करके उसे एक पंच मारते, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉच कर लेता है। जिसे देखने के बाद ली बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम अभी तक इतने कमज़ोर और बेकार थे, लेकिन तब भी तुम एक 3rd स्टार लेवल के व्यक्ति को इतनी आसानी से हरा पा रहे हो। आखिर कैसे, तुमने कैसे डॉच कर लिया? तुम मेरे हमले से बच रहे हो यू बास्टर्ड। तभी हमारा एमसी बोलता है कि बकवास बंद करो, बातें कम और लड़ाई ज़्यादा करो, समझ में आया ना? उसे एक पंच मारता है, लेकिन वो उसे डॉच कर लेता है और एकदम से पीछे ढकेला जाता है। जिसे देखने के बाद उसके दोनों चमचे बोलते हैं कि ए बॉस, बॉस आप ठीक तो है ना, संभाल करके, आप ठीक तो हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अब ये खेलना बंद करना होगा। जब तक मुझे गुस्सा नहीं आता मैं उसे नहीं पीटूंगा, इसलिए अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तुम लोग मुझे रोकना मत। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है कि सही कहा, बहुत वार्म अप हो चुका है, अब चलो असली लड़ाई लड़ते हैं। ये छेड़खानी करने का समय और ये बकवास का समय खेलने का बंद हो चुका है। मुझे भी खेल खेलना पसंद नहीं है, असली लड़ाई लड़ते हैं और सब कुछ खत्म करते हैं। मैं तो बताता हूँ लड़ाई क्या होती है। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा होता है, उसकी तरफ बढ़ जाता है, बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो? और एक पंच मारता है, लेकिन उसे डॉच कर लेता है। वो उसे एक और पंच मारता है कि यू बास्टर्ड, कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक और पंच मारता है, लेकिन मानसी उसे भी डॉच कर लेता है। और वो एमसी हमारा बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा लेवल और स्टार सब कुछ एक नकली और दिखावा है, किसी काम का नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई में इतने लेवल के हो भी, तुम एक नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं मार पा रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनने के बाद ली को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं कि तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा, अब ये देखो मेरी फुल पावर। हमारे एमसी और उन्होंने के मुख का एकदम से टकराता है और इतना तेज प्रेशर बनता है कि कुछ कहने को नहीं। जिसे देखने के बाद से दोनों के दोनों उसके चमचे होते वो भी हैरान होते, बोलते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर उसने ये कैसे किया? हाँ, क्या यंग मास्टर ली के पंच को उसने रोक लिया? वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर है, 5 स्टार लेवल के हैं वो लगभग, और उतनी इतनी आसानी कैसे रोक लिया? और यहाँ पे लीमन सोच रहा होता है कि उसकी ताकत मुश्किल से 3rd स्टार की होगी, मेरी 5 स्टार तक पहुँच चुकी है, लेकिन इतना ताकत आखिर कैसे, इतने कम वक्त में कोई इतना ताकतवर हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ हमारा एमसी मनु सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि उस ओल्ड मैन ने मुझे अपनी इनर की दे दी थी और उसने मुझे पावर दे दी थी, वरना अब तक तो मेरी हड्डियों का चूरा बन गया होता। वाकई में ये बहुत ताकतवर है, अगर थोड़ा देर और लड़ा तो मैं लगभग मर जाऊंगा। यहाँ पे उसकी हालत ली की बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन हमारा एमसी का सिर्फ हाथ खराब हुआ होता है और वो एकदम खड़ा होता है, लेकिन ली तो खड़ा भी नहीं हो पाता, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके दोनों चमचे उसे बोल रहे होते हैं कि बॉस आप ठीक तो है ना, क्या आप और लड़ सकते हैं? ली को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि मैं इसके सामने इतनी बुरी तरीके से हार गया, मैं इतना हाई रैंक का, इतना अमीर और इतना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी इससे कैसे हार सकता हूँ? मतलब उसे इतना रिग्रेट हो रहा है, उतना एटीट्यूड वाला बंदा है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी इससे हार गया, उसे ये बात पे गुस्सा आ रहा होता है। बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ, हटो तुम लोग, बेवकूफ़ किसी काम के नहीं हो। यहाँ हमारा एमसी बोलता है क्या हुआ, हाँ तुम थक गए क्या? तुम्हारी सहन शक्ति बस इतनी सी ही थी, इतने ही काम के थे? मुझे तो लगा कि ली फैमिली का मेंबर इतना ताकतवर होगा और 5 स्टार होंगे उसके पास, लेकिन लगता है कि तुम बेकार ही हो। ये सुनने के बाद ली बोलता है कि मुझे अपने स्किल को तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया ना? और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल होगी, इसलिए अब से जब तुमने मुझसे दुश्मनी ले ही ली है तो तुम्हें इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि तुमने मुझसे दुश्मनी ली है। तुम्हें मालूम भी नहीं कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड और मैं कितना ताकतवर हूँ। हमारा मुझे बोलता है कि अच्छा, ये खोखली धमकियाँ किसे दे रहे हो? क्या तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपनी फैमिली की ताकत की वजह से? हाँ, मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, इसलिए घर जाओ और अपनी स्किल को और डेवलप करो, क्योंकि तुम जैसे नाकारे और नौसिखिए से मैं लड़ना नहीं चाहता। जिस निकल से बोलता है कि यू बास्टर्ड, चलो यहाँ से, है बेवकूफ़। और उस लोग सारे बंदे उसके साथ पे चले जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी धड़ाक से एकदम घुटने के बल बैठ जाता है, क्योंकि उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा होता है, और जैसे ही लिया जाता है एग्जैक्ट उसी के टाइम पे उसके हाथ से खून निकलना स्टार्ट होता है। अगर उसी टाइम पे निकलता है तो इसकी पता चलता है कि ये कमज़ोर है, और लड़ने में कमज़ोर होने की वजह से उससे शायद बुरी तरीके से मार भी खा जाता, लेकिन थोड़ा बच गया क्योंकि बाद में खून निकला। यहाँ हमारा एमसी सोच रहा होता है मैंने पूरी शक्ति से काम लिया, अच्छा हुआ कि मेरे हाथ से खून उसके जाने के बाद से निकला, अगर उसी समय निकलता ये कुछ हो जाता तो उसे पता चलता। अच्छा हो कि हम लड़ते हुए उसने पीछे नहीं देखा, वरना निश्चित रूप से मैं मर ही जाता। कंटिन्यू लड़ाई होती तो कंफर्म था कि मुझे मर जाता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
लियोन बहुत ताकतवर है, मुझे जल्द से जल्द अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा। उसे बहुत बुरी तरीके से लगा होता, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि ताइबुक ओपा। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कि ये आवाज़ तो योंजी की है, वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो आती है योंजी और बोलती है कि ताइबुक ओप्पा, क्या आप ठीक हैं? आप हेलो ताइबुक ओप्पा। सो हमारा एमसी बोलता है कि योंजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो योंजी उसके पास आती है, बोलती है कि आप ठीक तो है ना, मैंने सुना है कि हमारी जो सगाई थी वो टूट गई है, हमारी सगाई को हमारे डैड ने तोड़ दिया, इसलिए मैं बस आपको ढूंढने आई थी कि आप ठीक तो है ना। हमारे एंगेजमेंट टूटने के बाद से आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। मैं आपके स्कूल भी गई थी लेकिन आप वहाँ पर थे नहीं, तो इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई। क्या आप ठीक हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। सो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो मुझसे दूर रहो, क्योंकि हमारा एमसी अब योंजे को पसंद नहीं करता है। उसके डैड ने जो कुछ भी किया उसके लिए अब वो उससे दूर रहना चाहता है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। वो जानता है कि योंजे भले ही उसे पसंद करती है लेकिन फिर भी उसके डैड के चक्कर में वो उसे भी थोड़ा सा धुतकार रहा है। सो योंजे बोलती कि ओप्पा क्या हो गया है, क्या आप सचमुच में अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। डैड ने आपकी सगाई और मेरी सगाई अपने से तोड़ दी, एक तरफा वन साइड अचानक से तोड़ने के बारे में उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। मैं उनके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइए। मैंने आपके लिए उनसे संबंध तोड़ दिया और आपके लिए मैं उनसे लड़ झगड़ के भी आ गई, मैं उनसे घर से भाग कर आई हूँ सिर्फ आपके लिए, आप मुझसे नाराज़ मत होइए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी एकदम शॉक्ड रहता है कि वो उसके लिए घर छोड़ कर आई है, इतना उससे प्यार करती है। उसने अपने डैड से लड़ाई भी की। तभी वो हमारे एमसी का हाथ देखती कितना खून बह रहा है, तो बोलती है कि आपका हाथ, आपका कितना खून बह रहा है, क्या हो गया आपके हाथ को? हाँ आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, चलिए पहले मैं आपका हाथ ठीक कर देती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ हील करने की और मलहम पट्टी करके आपका हाथ थोड़ा ठीक कर देती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर बैठ जाइए। यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरी अभी भी परवाह करी है, जबकि मैंने उसकी और हमारी सगाई तक तोड़ दी बिना मतलब के। भले ही ये उसके डैड की गलती थी, उसकी नहीं, लेकिन वो आज भी मुझसे प्यार करती है। ये उसकी डैड की गलती है तो फिर मैं उसके डैड की गलती को उसकी सज़ा कैसे दे सकता हूँ? ये नहीं हो सकता है। वो आज भी मुझसे कितना प्यार करती है, और इतना ही नहीं बल्कि वो अपने डैड से खुद लड़कर सगाई के लिए और मेरी एंगेजमेंट के लिए और मेरे लिए वो उससे डैड से लड़ कर के वापस आ गई। आखिर क्यों किया इसने ऐसा? वो बोलता है कि ओके ठीक है। तभी वो दोनों बैठ जाते हैं एंड वो हील करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन देखती है कि बहुत ज़्यादा गहरा घाव होता है। सो बोलती है योंजी कि ओप्पा ये क्या है, आपके घाव इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे है? ये तो बहुत सीरियस इंजरी है, ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी से लड़ रहे थे। आपको इतनी सीरियस इंजरी कैसे लगी? क्या आप किसी से लड़ रहे थे? किससे लड़ रहे थे आप ओप्पा? यहाँ पर वो हमारा एमसी कुछ बोल ही नहीं रहा होता, गुमसुम चुपचाप बैठा होता है, वो क्या जवाब दे। और वो बोली जा रही होती है कि आपका घाव बहुत गहरा है और ये तो बिल्कुल एब नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान के इतना घाव नहीं लगता है, और अगर लगता भी है तो लगभग उनकी हालत बहुत बुरी होती है, लेकिन आपका इतना घाव हो रहा है, आपका इतना खून बह रहा है और ये नॉर्मल भी नहीं है, तो फिर आप इसे सह कैसे पा रहे हैं? आपको दर्द कैसे नहीं हो रहा है? आप खड़े हैं अब तक, आखिर कैसे? ये तो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे थे, मार्शल आर्ट टाइप की। ये क्या है ओप्पा? सो हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ठीक है, बस छोटी मोटी खरोच हैं, और हाँ मैं इस टाइम पे मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं और मुझे इस पर दर्द भी नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो बोलती योंजी कि व्हाट, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे लगा आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आप अपने डैड के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके डैड तो नहीं चाहते थे इस चीज़ को? ये सुनने के बाद हमारा एमसी उसे पूछता है कि क्या 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 कहा तुमने अभी मेरे डैड के बारे में? क्या तुम्हें कुछ पता है मेरे डैड के बारे में? क्या मेरे डैड क्या नहीं चाहते थे? ये तुमने क्या कहा अचानक से? क्या मुझे बताओ ना, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो मेरे डैड के बारे में? तुम मेरे डैड के बारे में क्या जानती हो? तुम्हारा क्या मतलब था इस बात से कि मेरे डैड इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं एक मार्शल आर्ट बनूँ? बताओ मुझे। सो योंजी समझ जाती है कि उसे जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि सब लोग हमारे एमसी से ये बात छुपा रहे थे, तो इसीलिए वो समझ जाती है कि भाई एमसी को ये बात नहीं पता है और उसे ये बात नहीं बतानी चाहती थी, लेकिन गलती से मुझसे निकल गया। सो फिर भी उसे बताना पड़ता है और बोलती है कि वो ओप्पा बात दरअसल ये है कि मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, बस मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने ये अपने डैड से सुना हुआ था कि आपके डैड नहीं चाहते थे कि आप मार्शल आर्टिस्ट बने, क्योंकि वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे। आपके पिता एक बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट थे, कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था मार्शल आर्ट में जितना आपके डैड थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि आप भी उनके जैसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करें और उतना ताकत बने, इसीलिए
इतने इनक्रेडिबल मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी, प्रैक्टिशनर होते हुए भी वो नहीं चाहते थे। तो वो बोलता है हमारा एमसी, अच्छा और क्या, और क्या जानती थी मेरे डैड के बारे में, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं कब से अपने डैड की मौत के बारे में राज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने डैड के बारे में सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। अगर तुम जानती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। सो बोलती कि वैसे मैं इतना नहीं जानती हूँ, वो बस मैंने अपने डैड के मुँह से सारी बातें सुनी थी, मैंने गलती से सुन लिया था, तो बस मैं इसीलिए सिर्फ इतना ही जानती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उदास हो जाता है और बोलता है कि ओह ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। सो यूंजी देखती कि बेचारा उदास हो गया है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है, एज इट इज़ वो उससे प्यार जो करती है। सो बोलती है कि आप प्लीज़ उदास मत होइए, आप प्लीज़ डिप्रेशन मत होइए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगी, जितना हो सकेगा मैं आपके डैड के बारे में जानने की कोशिश करूँगी, और अगली बार मैं अपने डैड से पूछूंगी भी, जितना हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। सो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि जिस परिवार को तुम मेरे लिए छोड़ करके आई हो, और जो परिवार तुम्हारी इस चीज़ के लिए और इज़्ज़त के लिए इतना परवाह करता है कि मेरी तक बेइज्जती कर सकता है, और तुम्हारे डैड जो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि एक तरफा हमारी इंगेजमेंट तक को उन्होंने तोड़ दिया, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सच बताएंगे हाँ? मुझे बदनाम करने की, मुझे इतना सब कुछ बेइज्जत करने की, इतनी कोशिश करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे डैड के बारे में सच बताने की कोशिश भी करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। सो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ती किसी तरीके से और बोलती है कि ओ पा प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने डैड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, आप डिप्रेस मत होइए, मैं जानती कि उन्होंने गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश करूँगी, सब कुछ पता करने की कोशिश करूँगी, मैं उनके लिए आप अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्लीज़। सो हमारा एमसी खुश हो जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, ये तुम्हारे डैड की गलती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तो बल्कि अपने डैड के लिए मुझसे लड़ाई तक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने अपने डैड को मेरे लिए छोड़ दिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हूँ, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करके आई, तुम मेरे लिए भाग आई, और तुमने मुझे यहाँ खोजने की कोशिश की, तुमने मुझे हील किया। ये सुनने के बाद यूंजी भी खुश जाती है, बोलती कि क्या क्या सचमुच ऐसा आप सोचते हैं मेरे बारे में, थैंक यू सो मच ओप्पा। तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हारे डैड के सब कुछ होने के बाद तुमने मुझसे सगाई नहीं तोड़ी, बल्कि डैड से लड़कर तुम मेरे पास आई, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। सो बोलती है कि लेकिन ओप्पा, अगर आप इसी तरीके से वापस जाएंगे तो आप सोचिए कि आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचेगी, कि आपको इतना घाव कैसे लगा, सब कुछ कैसे हुआ, वो आपके बारे में क्या सोचेंगी, आप पहले खुद को हील कर लीजिए। ये सुनने के बाद से बोलता है कि ओके। सो बोलती है कि चलिए ठीक है, जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ ना, आप वहीं पर चलिए मेरे पास, ठीक है, आप वहाँ पर थोड़ा सा आराम भी कर लीजिएगा और बैठ भी लीजिएगा और अपने आप को हील कर लीजिएगा, फिर आप जा सकते हैं। सो बोलती है कि क्या क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अगर किसी ने हमारे बारे में गलत समझ लिया कुछ तो क्या करोगी? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकती हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो ढंग से, हाँ, जिसे तुम अच्छी तरीके से जानती हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? सो कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है उफ़ ओप्पा, और बहुत ज़्यादा ब्लश करी होती है और बोलती है कि भले ही मेरा परिवार इतना ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी अपने डैड को छोड़कर आई हुई हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि मुझे कितने लोग पहचान पाए होंगे, हाँ? इसीलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, ठीक है? सो बोलता है कि क्या क्या कौन सी रिक्वेस्ट, किस तरह की रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ? सो बोलती है कि मैं शहर में बहुत ज़्यादा नई नहीं हूँ और बहुत समय से नहीं आई हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि क्या आप मिस्टर गू से मिले हैं? हाँ, मुझे उनके बारे में थोड़ा जानना था। वैसे ओप्पा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ना यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हूँ, लेकिन मैं मिस्टर गू से नहीं मिली हूँ, तो क्या आप मिस्टर गू से मुझे मिलवाएंगे? मैंने सोचा है कि हम शायद मिस्टर गू से मिले, कैसा रहेगा? सो एमसी बोलता है कि क्या मिस्टर गू से मिलना चाहती हो, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है? सो बोलती है कि हाँ, लेकिन हमारा एमसी उदास जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो हमारा वेलकम भी करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा हमसे मिलना भी चाहते होंगे। ये सुनने के बाद वो बोलती है यूंजी कि क्यों, क्या हो गया है? वो हमसे कितना प्यार करते थे, बचपन में जब हम साथ थे तब अक्सर उनके पास जाया करते थे, खेला करते थे, हम साथ में खेलते थे, वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? समर बोलते कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है,
ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं उनसे मिलने के लिए। यूएनजी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बोलती कि ओके ओप्पा, और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी बिकॉज इसका प्यार जो ठहरा। सो उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाए जहाँ पे हमारा एमसी और यूएनजी बैठे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना अपना रिकवर करने के लिए आया होता है हमारा एमसी। सबसे पहले रिकवर करेगा फिर उसके बाद जाएगा। सो यूएनजी बोलती हैं कि आप यहाँ पर किसी भी रुकावट या फिर किसी प्रॉब्लम के बिना ही आप यहाँ पर अपना कल्टिवेशन कर सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप को हील कीजिए, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कीजिएगा। मैं यहाँ पर बैठी हुई आपको ध्यान दे रही हूँ कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। सो हमारा नंसी बोलता है कि थैंक यू सो मच इतनी मेरी मदद करने के लिए। फिर वो अपना इनर की का यूज़ करते हुए खुद को हील करना स्टार्ट कर देता है, अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है वापस से, जो उसकी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर आप उसे देख रही होती है, जो मन सोच रही होती है कि वाह ओप्पा, अब आप पहले से कितना बदल गए हैं। मुझे आप बचपन में देख के लगता था कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, लेकिन पहले आपकी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन अब आप काफ़ी मजबूत होते चले जा रहे हैं और काफ़ी ताकतवर होते चले जा रहे हैं, और अब आप मार्शल आर्ट भी सीख रहे हैं। वाह, आप कितना अच्छा हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि डैड इसके बाद से अपनी सोच बदल देंगे आपके बारे में और हमारी शादी ज़रूर करा देंगे। डैड, मैं आपको विचार बदलने पर मजबूर कर दूँगी। ओप्पा, आप बहुत प्यारे हैं, हमारी शादी ज़रूर होगी। और ये सोचते सोचते ही 5 बज जाते हैं और हमारे एमसी की कल्टिवेशन ख़त्म हो जाता है फाइनली। 5 बजे तक ही हमारा एमसी कल्टिवेशन करता है, काफ़ी लंबे समय तक। तभी वो आँख खोलता है और देखता है कि यूएनजी वहाँ पर पड़ी हुई होती है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा देर तक वेट करते करते हमारा एमसी काफ़ी लंबे समय तक कल्टिवेशन करता रहा ना, इसलिए बेचारी यूएनजी सो जाती वहीं पास से ही। और हमारा एमसी देखता है और देखते रह जाता है। एंड फिर उसके बाद से वो प्यारे हस्बैंड और एक लवर की तरह, जो हम हर लवर काम करता है, वही कंबल उठाता है और हमारी यूएनजी को उड़ाना स्टार्ट करता है। तभी हमारी यूएनजी की आंखें खुल जाती हैं एज अ रोमांटिक वाइफ। सो वो बोलती है कि क्या हो गया ओप्पा, क्या आपका ख़त्म हो गया आपका कल्टिवेशन पूरा। सो हमारे एमसी बोलते हैं कि हाँ हो गया, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए इतना ज़्यादा। सो बोलती है कि ओके कोई बात नहीं, तो फिर चलिए चलते हैं मिस्टर गू को देखने के लिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सो बोलते हैं कि ओके। तभी वो उठने लग जाती है तो उसका सर थोड़ा चकराने लग जाता है। सो हमारा एमसी उसे पकड़ता है और यहाँ पे वो उसका थोड़ा बहुत सर चकरा रहा होता है, तो वो बोलती है कि दर्द। सो हमारा एमसी बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई तुम्हें। तो बोलती है कि कुछ भी नहीं हो पा, मैं बस ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा ना डिजीनेस फील हो रहा था। आप तो जानते हैं कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। सो मानसी बोलते हैं कि क्या, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो, मेरे ख्याल से हमें भी नहीं जाना चाहिए। सो बोलती है कि नहीं हमें चलना चाहिए। सो वो बोलता है कि ओके, लेकिन तो बोलती है कि ओफ हो ओप्पा, मैं सचमुच में ठीक हूँ। वो क्या है ना कि बस अचानक से उठने पर ना थोड़ा सा डिजीनेस फील होने लग जाता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अच्छा छोड़िए ये सब कुछ, इससे पहले कि देर हो जाए चलिए चलते हैं मिस्टर गू को ढूंढने के लिए। सो हमारा एमसी उसकी ज़िद के सामने हार मान जाता है और बोलता है कि ओके चलो चलते हैं। तभी वो लोग बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड तभी वो यूएनजी बोलती है कि वो ओप्पा, मुझे ना लगा कि मेरे ख्याल से हमें ना उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए, काफ़ी समय हो गया ना उनसे मिले हुए, इसीलिए मैं उनके लिए ख़रीदना चाहती थी। सो हमारा एमसी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने ना सही मैंने ख़रीद लिया, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लिए करना चाहता था, बल्कि मैं पिछली बार खाली हाथ चल गया था ना, तो इसलिए मुझे भी बुरा लग रहा था, तो मैंने इसे ख़रीद लिया, कोई बात नहीं। सो ये सुनने का तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि रियली आप सचमुच में बहुत ज़्यादा कंसीडरेट हैं, आप कितना ज़्यादा सोचते हैं इनके बारे में, है ना। वाओ, सो क्यूट ओप्पा। सो बोलता है कि ओके थैंक यू सो मच, कि तुम मेरे बारे में सब कुछ सोचती हो, नाइस। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है मास्टर का सीन, जहाँ पे हमारे मास्टर को कोई मार रहा होता है बिकॉज उसने जिम का पैसा जो पे नहीं किया होता है। सो बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहा हूँ अभी भी, कि तुम सीधी तरीके से इसे हामी दे दो, वरना तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन वो मास्टर बोलता है कि नहीं, कभी नहीं, मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ। और उसके मुँह से खून निकल जा रहा होता है लगातार। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है उसके मास्टर की इस तरीके से बात सुनने से, और बोलता है कि लगता है कि तुम नहीं मानने वाले हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ तुम नहीं मानोगे मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, लगता है तुम मरना ही चाहते हो, तो फिर लो मर जाओ। वो अपना अटैक करता है अपनी की को फॉर्म करके। तभी मास्टर भी बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वही लड़ाई देता हूँ जो तुम चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो भी अटैक करता है, लेकिन उसकी की काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमारा मास्टर सह नहीं पाता है, उसकी बहुत ज़्यादा एकदम शॉक देता है सडनली। एंड उसकी प्रेशर से बहुत ज़्यादा पीछे ढकेला जाता है, उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम बेहोश जाता है, उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी वो बंदा देखता है, मन सोच रहा होता है, हमें इस बंदे के बारे में बताया नहीं गया कि आखिर ये बंदा कौन है। और ये मन सोच रहा होता है कि आखिर वो चीज़ कहाँ होगी, मैंने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया, हर एक जगह, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं चला
कि आखिर उसने उस चीज़ को कहाँ छुपा रखा होगा, सिर्फ यही एक जानता है। लेकिन आज मैंने इससे इतना बुरी तरीके से अटैक किया है और इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके अटैक किया है कि किसी भी कीमत पर अब ये बच नहीं पाएगा। कहीं भी क्यों ना हो उस दुनिया में, जहाँ कहीं भी छुपी होगी, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूँगा अब। और यहाँ पे दिखाया जाता है बाहर गेट तोड़ करके अंदर घुसा हुआ होता है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी भी आ रहा होता है, देखता है कि गेट टूटा हुआ है एकदम से ही, एकदम शॉक रह जाता है। मन सोच रहा होता है कि एक मिनट, अंदर तो मास्टर है, ये गेट टूटा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे गुंडे बदमाश फिर से वापस आ गए मास्टर को मारने के लिए? ओ नो, यूंजी और जल्दी से हमारे एमसी अंदर जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि मास्टर मास्टर आप कहाँ पर हैं, हेलो मास्टर। तभी वो दिखता है कि मास्टर तो एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। सो वो चिल्लाने लगता है कि मास्टर क्या हो गया आपको मास्टर। लेकिन तभी जल्दी उसके पास दौड़ता है मास्टर के पास और जल्दी से उठाने लग जाता है कि मास्टर उठिए, मास्टर क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है ना, क्या क्या हो गया है, हमारे पास हमारी बात सुनिए, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। यूंजी बोलती है कि मिस्टर गू क्या हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा भी ना हमारे एमसी को और यूंजे को देख रहा होता है, पीछे से छुपा हुआ होता है, अभी भी गया नहीं होता है। और मन सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये तो गू फैमिली की लड़की है, ये लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। एक मिनट, ये नहीं गू फैमिली की नहीं, ये तो हाफ परिवार की बेटी लगती है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। क्या इतने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी इसके आसपास हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे इसका कांटेक्ट है। लेकिन हालांकि मैंने इसके ऊपर इतना बुरी तरीके से अटैक किया है कि ये लगभग मरने ही वाला है, ये बच नहीं पाएगा। इसलिए इससे पहले कि मुझे यहाँ से पकड़ लें, मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और वो वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी उसे नोटिस तक नहीं कर पाता और चिल्ला रहा था कि मास्टर आपको क्या हो गया है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, प्लीज़ उठिए मास्टर, आप प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए, क्या हो गया है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। तभी वो यूंजी दिखती है कि उनकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही, जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि इतना बुरी तरीके से अटैक किया होता है। हालांकि हमारा जो मास्टर है वो भी ताकतवर है, लेकिन उतना ताकतवर नहीं था, उसका मार्शल आर्ट ज़्यादा ताकतवर था उस बंदे का, इसीलिए। सो यूंजी बोलती है कि ओ नो, ये क्या है, इसकी नब्ज़ तो बहुत कमज़ोर चल रही है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन में आखिर ये आ कैसे गए। जल्दी से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर यूंजी बोल रही होती है कि ओ नो, हम इतना बुरी हालत में इनके पास पहुँचे हैं, अच्छा हुआ कि हम सही समय पर पहुँच गए, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँचे, जल्दी पहुँचने की वजह से कम से कम हम इन्हें बचा तो पाए और हॉस्पिटल ले आ पाए। अच्छा हुआ कि ये इस स्थिति से बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। हमारा एमसी बोलता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने कोई उनकी मदद नहीं की है, बल्कि वो खुद ही खुद को बचा रहे थे। उन्होंने हमला होने के बाद ही तुरंत अपने खून को सील कर लिया था, वो अपने खून को सील करने में कामयाब रहे, जिससे उनका खून नहीं बहा और उनकी मौत नहीं हो पाई। वो इस स्थिति में भी अच्छी तरीके से निपट रहे थे। भले ही हम कितना भी देर या जल्दी पहुँचे हुए हों, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद हम उन्हें बचा भी नहीं पाते। सो यूंजी बोलती कि क्या, कौन हो सकता है ऐसा जिन्होंने इसकी ऐसी हालत कर दी है, कौन मारना चाहता है आखिर मिस्टर गू को। शायद ऐसा हो सकता है कि सैमसी बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम अपने डैड के बारे में सोच रही हो, लेकिन इनकी मौत से तुम्हारे डैड का क्या संबंध है। सो यूंजी बोलती कि नहीं, वो बस मैं बस सोच रही थी, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि हो सकता है कि शायद डैड ने ऐसा किया हो, हमें होश में आने के बाद इनसे पूछना होगा कि आखिर सच्चाई है क्या। सो हमारा एमसी को कुछ नहीं बोल पाता, बेचारा उदास हो रहा होता है और देख रहा होता है मास्टर को कि क्या किया जाए। तभी वो बोलता है कि यूंजी बहुत देर हो रही है, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो प्लीज़। सो यूंजी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम घर में अपनी मॉम को बिना बताए आए हुए हो, है ना, और तुम्हें घर वापस जाने की ज़रूरत है, तो मुझे मिस्टर गू की देखभाल करनी होगी, यही ना, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूँगी। सो हमारा एमसी बोलता है कि ओह थैंक्स, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले इनका ध्यान रख पाओगी, इन पर जानलेवा हमला हुआ है, इनकी कोई जान लेना चाहता है, हो सकता है कि इन्हें मारने के लिए वो यहाँ भी आ जाए और तुम्हें भी मारने की कोशिश करे, तो क्या तुम कर पाओगी। मैं बस घर जाऊँगा और मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा, ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले कर तो लोगी ना। सो बोलती है कि हाँ मैं कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, क्या तुमने अभी भी मुझे एक बच्ची समझा हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, ठीक है। सो बोलता है कि ओके थैंक यू सो मच। सो खुश होती बोलती हैं कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके अब जाओ। सो वो तुरंत मास्टर के पास आता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें इन्हें यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना होगा, क्योंकि जो लोग इनकी जान लेना चाहते हैं, सीधी सी बात है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही, अब ये हमें बताएंगे भी नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से हमें इन्हें इस वक्त यहाँ नहीं रखना चाहिए, हो सकता है कि वो यहाँ भी आ जाएँ, इसलिए हमें इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा जहाँ वो शांति से रह सकें। इन्हें ठीक होने के बाद मैं तुरंत ऐसे स्थान की खोज करूँगा और ढूंढ ले जाऊँगा इन्हें। सो बोलती है कि ओके ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं, ठीक है, तो अभी तुम जाओ। फिर वो चला जाता है हमारा एमसी और यूंजी
हमारे मास्टर के पास बैठी हुई होती है, तभी उनका फ़ोन ना रिंग करने लग जाता है, जो किसी और का नहीं होता बल्कि उसके डैड का फ़ोन होता है, जिसे देखने के बाद बेचारी कुछ भी नहीं बोल रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके डैड का फ़ोन है, तो मतलब वो नहीं उठाना चाहती है। थोड़ा सा भनक तो लगी गई कि क्या बोलेगा, तो बोलते हैं कि हेलो डैड। सो उसका बाप उसके ऊपर डायरेक्ट ही गरियाने लग जाते हैं कि यू बास्टर्ड, क्या तुम पागल लड़की कहीं की, हाँ तुम्हारी जैसी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, तुम घर कैसे छोड़ सकती हो बेवकूफ़ लड़की कहीं की, कि तुम्हारे पास इतनी भी दिमाग नहीं कि तुम क्या कर रही हो, हाँ तुम अपने व्यवहार से तुमने एक भी कुछ भी नहीं सीखा है बेवकूफ़ नहीं, तो मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो, बताओ मुझे जल्दी से, बेवकूफ़ कहीं की। यहाँ यूनजे अपने डैड से बोलती है कि डैड बस कीजिए, मैं ताइबुक ओप्पा से प्यार करती हूँ और आपने मुझसे बिना बताए मेरी इंगेजमेंट ताइबुक ओप्पा से तोड़ दी। इसके अलावा आपने उन पर जानलेवा हमला भी किया। मैं घर वापस नहीं आऊँगी, किसी भी कीमत पर नहीं, और तब तक आप मेरी तलाश मत कीजिएगा जब तक आप मेरी सगाई को वापस से एक ना कर दें। जब तक आप मेरी सगाई के लिए तैयार नहीं हो जाते ताइबुक ओप्पा से, मैं तैयार नहीं हूँ आने के लिए, किसी भी कीमत पर नहीं। आपने मुझसे बिना बताए ऐसे कैसे कर सकते हैं डैड। ये सुनने के बाद मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड, तुम पागल लड़की कहीं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतने अमीर और अच्छे ख़ानदान की लड़की होकर के क्या तुम मेरा नाम बदनाम करने पर तुली हुई हो, हाँ मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे लिए क्या, और उस बेकार बच्चे में रखा ही क्या उस लड़के में, हाँ क्या खास बात है, एक गरीब और बेकार लड़का है वो, इसीलिए मैंने तुम्हारा सिरे से तोड़ दिया, सगाई तोड़ दी, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकूं, इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, आखिर इसमें क्या है, हाँ और तुम उस बेकार इंसान के लिए, उस गरीब के लिए तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो अपने डैड से, बेवकूफ़ लड़की, वापस आओ घर जल्दी से, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ घर वापस जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और तुम इस चीज़ पर इतना ज़िद्दी कैसे हो सकती हो, क्यों इतना ज़िद्दी बन रही हो, मैं हमेशा के लिए उसे गायब कर दूंगा अगर तुम घर वापस नहीं आई तो, याद रखना अगर तुम घर वापस नहीं आई तो कल तक वो ज़िंदा नहीं बचेगा। ये सुनने के बाद सीएनजी गुस्सा जाती है, बोलती कि डैड बस कीजिए, आपने तो हद ही पार कर दी है किसी चीज़ की कोई लिमिट होती है, लेकिन आप लिमिट लेस हैं डैड, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसा कहने की, अगर आपने ताइबुक ओप्पा को हाथ भी लगाया ना तो याद रखिएगा कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ और आप मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे। तभी वो ध्यान देती है कि वो इतना तेज तेज बात कर रही है ना, सामने मास्टर भी लेटे हुए हैं, तो इसीलिए वो तुरंत से शॉक हो जाती है कि कहीं उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो जाए, नींद में सो रहे हैं इसीलिए, तो दूर चली जाती है और बोलती है कि डैड मैं ताइबुक ओप्पा से बहुत प्यार करती हूँ और आपने उन पर जानलेवा हमला किया, मुझसे इतना प्यार करती हूँ उसके बाद भी आपने मेरी इंगेजमेंट तोड़ दी मुझसे बिना बताए, जबकि आप जानते थे कि मैं उससे फिर भी प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तब भी आपने उन्हें नुकसान पहुँचाया। यदि आप उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं डैड, या आपने उन्हें कुछ भी किया, तो याद रखिएगा कि आप दोबारा मुझे कभी नहीं देख पाएंगे, मैं भी अपनी जान दे दूँगी। ये सुनने के बाद उसका डैड बोलता है कि तुम पागल कहीं की, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पागल लड़की, तुम अपने ख़ानदान की इज्जत डुबो दोगी, हाँ इतने रईस ख़ानदान के बारे में क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी है, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन तुम अपने प्यार का इतना फ़ायदा उठा रही हो, मैं तुम पर बहुत नरमी बरत रहा था लेकिन अब नहीं, अगर तुम कल तक वापस नहीं आई तो देख लेना मैं क्या करूँगा। तो बोलती है कि डैड बस कीजिए, फिर वो फ़ोन काट देती है और यहाँ पे मिस्टर ली बेचारे परेशान बैठे रह जाते हैं, बिकॉज वो अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हैं और किसी गरीब इंसान से वो शादी कराना नहीं चाहते हैं इसीलिए। और सामने हमें दिखाया जाता है हाफ फैमिली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इसके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जो हाफ फैमिली वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसेवर या ताकतवर फैमिली है, लेकिन ली फैमिली इससे ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये इनके असिस्टेंट एक कहा जा सकता है कि असिस्टेंट या इस असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं इनके नीचे। इसके डैड का नाम होता है हाक गुन। तो वो बोलता है मिस्टर ली कि तुम लोग बेवकूफ़, हाँ तुमसे कुछ नहीं हो सका, और तायुम तुमने तो कहा था ना कि तुम इस सगाई को तोड़वा दोगे और तुम इसका नोटिस भी लेकर गए हुए थे, सो फिर क्या हो गया उस नोटिस का। सर वो हुआ ये था कि मैं गया था कांग ताइबुक से, मैं लड़ा भी और इस बारे में मैंने कोशिश की कि किसी को पता ना चले, लेकिन मैं उनसे लड़ने के बाद हार गया और उसने सबके सामने पूरी की पूरी पर्ची निकाल कर सबको दिखाया कि किस तरीके से आप गलत कर रहे हैं, और हाँ परिवार की उसने इज्जत भी उछाली। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम इस बात पर कन्फर्म हो। सो बोलता है कि हाँ मुझे यकीन है कि पहले तो मैं चुपचाप से उसका सिग्नेचर लेना चाहता था, लेकिन अब उसने ठीक नहीं किया, मैं अपमान किया है, इसीलिए अब उसने इतना ज़्यादा सब कुछ करने के बाद मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे ज़रूर मारूंगा। इतना ही नहीं बल्कि उसने इंगेजमेंट के बारे में सबको हंगामा कर डाला, इसीलिए अब मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, आप मुझे एक और मौका दीजिए। सो उसका डैड भी झुकता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या आप चाहते हैं कि इसका अरेंजमेंट हम कर दें, अगर आप चाहते हैं तो हम 10 लोगों को भेज सकते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। ये सुनने के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लियो है,
कि तुम इस मामले को सावधानी से निपटाओगे। ये बात मुझे कंफर्म थी, मैंने तुम्हें पहले भी बोला हुआ था, लेकिन तुमने क्या किया? पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। मेरा परिवार इतना रईस परिवार है और उसकी अपनी एक इज्जत और रेपुटेशन है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई। मैंने तुमसे इसे आराम से निपटाने के लिए कहा था, क्योंकि बात मेरी बेटी के सवाल का है, लेकिन अब सारी की सारी बात तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से निकल चुकी है। ये सुनने के बाद दोनों बाप बेटे के पसीने पसीने छूट रहे होते हैं और हायूम बोल रहा होता है कि सर वो सब मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका डैड बोलता है कि प्लीज़ सर आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। प्लीज़ हमें इस बात पे कंफर्म था कि वो एक नॉर्मल पर्सन है और एक औरत के साथ रहता है, उसके पास कुछ भी है नहीं काबिलियत, इसीलिए कोई भी इसके लिए मार्शल आर्टिस्ट ना होने पे हमने सोचा कि हम उसे नॉर्मली हरा सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उस जैसे एक बेकार और कमज़ोर व्यक्ति के पास भी ऐसी कोई स्किल हो सकती है। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार हम इसका खास ध्यान रखेंगे और इस बार है कि कंफर्म हम उसे हरा ही देंगे। वैसे अगर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर दें? अगर आप कहते तो हम अपने कुछ लोगों को भेज करके उसे ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि ये कहानी का विवाद ही ख़त्म हो जाए। ये सुनने के बाद ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मिस्टर ली को, और वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त योंजी को घर लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसीलिए कंफर्म करो और उसका पता लगाओ कि वो कहाँ पर है और किसी भी कीमत पर उसे घर लेकर के आओ। समझ में आया ना? और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जितनी भी बातें हैं पहले ही अफ़वाह उड़ चुकी हैं और ये सब कुछ हो चुका है। एक बार के लिए छोटी बात है, इसलिए कोई ना कोई भूल ही जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे कुछ हुआ तो ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जितना हो सके छुपा कर काम करो। समझ में आया ना? सावधानी से। और योंजी, तुम भले ही अपनी मर्ज़ी से क्यों ना भाग गई हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी न किसी कीमत पर हर हाल वापस लगाऊंगा, किसी न किसी कीमत पर मैं तुम्हें वापस ला करके रहूँगा। और हाँ, ये बात ध्यान रहेगी, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सो वो दोनों बोलते हैं कि यस सर, हम समझ गए हैं। सो वो दोनों चले जाते हैं एंड यहाँ पे मिस्टर ली मन में सोच रहा होता है कि कांग ताई-बुक, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो। हाँ, मैंने तुम्हारी सगाई क्या तोड़ दी? तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी दोनों डैड बाप बेटे बाहर आते हैं। सो हायुंग बोलता है कि हम आखिर उनकी बात सुन ही क्यों रहे हैं और हम आखिर उसे क्यों बार बार माफ़ कर रहे हैं? हम उसे बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं डैड। हम उस आदमी को इतने बुरी तरीके से मार सकते हैं कि वो कभी दोबारा फिर खड़ा ही ना सके, लेकिन फिर भी आखिर प्रेसिडेंट क्यों ऐसा उसे माफ़ कर रहे हैं? ये सुनने के बाद उसका डैड उसको एक टपली मारता है और बोलता है कि बकवास बंद कर बेवकूफ़ कहीं की। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? प्रेसिडेंट ने तुम्हें एक और मौका दिया हुआ है अपनी एक्सेप्टेंस और अपनी इज्जत को वापस से पाने का। अब दोबारा ऐसी गड़बड़ मत करो, समझ में आया ना? अपना काम ठीक से करो बेवकूफ़। प्रेसिडेंट ने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया है, तो उसे इस तरीके से तुम बर्बाद करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत, समझ में आया ना? और एक बात ध्यान रहे कि मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अब कोई भी परेशानी मत खड़ी करना, समझ में आया ना? वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद से ना चाहते हुए भी आखिरकार वो बोल देते हैं कि हाँ डैड ठीक है, मैं समझ गया। हम सोचता है कि ओह डैम इट यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक मौका मिल जाए मुझे, मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा, कांग ताई-बुक। फिर हमें घड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि 10 बज चुकी होती हैं, क्योंकि यहाँ उसकी माँ उसका वेट कर रही है और रात के 10 बज चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और अब तक उसका बेटा आया नहीं है। तो वो ऑलरेडी परेशान रहती है और अभी परेशान है, तो बोल रही होती है कि आखिर इतनी देर कहाँ हो गई कांग ताई-बुक को, वो आ क्यों नहीं रहा है? तभी हमारा एमसी आता बोलता है कि आई एम बैक मॉम, क्या आप मेरा वेट कर रही थी? तो ये सुनी उसकी माँ बोलती है कि तुम कहाँ गए हुए थे और तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, कहाँ थे तुम? कुछ बताओ। ये सुनने को तो जल्दी जल्दी बोलता है कि मॉम वो क्या है कि मुझे थोड़ा काम था ना, तो इसलिए मैं गया हुआ था। वो दरअसल वो डोजिंग था ना, तो उसके अंदर पार्क में था। वक्त बिताते बिताते इतना वक्त हो गया, कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं। वो दरवाज़ा तुरंत धड़ाक से बंद करके अंदर चला जाता है, क्योंकि अपनी माम को कुछ बता नहीं सकता है। तभी उसकी माम बोलती है कि आखिर उसे हो क्या गया है? मुझे बहुत शक हो रहा है उस पर, अजीब है, मुझे इतना अजीब सा फीलिंग कभी नहीं हुआ है। ज़रूर वो मुझे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या छुपा रहा है पता नहीं है। खैर फ़िलहाल वो ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। तभी यहाँ हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी मंजन मुखारी नहा खोल रहा होता, बोल रहा होता है मुझे जल्दी से नहाना चाहिए और जब मम्मी सो जाएगी
तब मुझे यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि वहाँ योंजी अकेले है और मुझे उसे जगह भी बदलनी है। वहाँ कहीं कुछ हो ना जाए मास्टर को, और इसके अलावा योंजी वहाँ पर अकेली वो संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। वो भी बेचारी थक गई होगी। तभी यहाँ पर उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाता है, कोई भी तो खोलती है और बोलती है कि इस समय कौन आया होगा इतनी रात को। दरवाज़ा खोलती है तो काफ़ी सारे गुंडे टाइप के लोग आए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि क्या हो गया है, हाँ क्या ये वही जगह है जहाँ कांग ताइबुक रहता हुआ है। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं। तभी हमारा एमसी दरवाज़ा खुलता है और बोलता है कि क्या हो गया माँ, कौन आया हुआ है। सो वो लीडर बोलता है कांग ताइबुक, तो तुम यहाँ पर हो। हाँ, ये कोई और नहीं बोलते हैं बल्कि हाँ फैमिली या फिर ली फैमिली में से किसी एक के असिस्टेंट होते हैं। सो एमसी बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, तो क्या काम है आप लोगों को। तो ये सुनने के बाद से वो बोलता है कि हमारे एमसी की मॉम से कि क्या हो गया है मैडम, क्या आप मेहमानों को ऐसे बाहर खड़े किए रखती हैं। ये सुनने के बाद से हमारा एमसी भी सामने आता है और बोलता है कि काम क्या है आप लोगों को। और मन सोचता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहीं ये हा परिवार से तो नहीं आए हुए हैं, या फिर ये लोग ली परिवार से भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सुबह ली उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ली परिवार से आए हुए हैं। मुझे बदला लेने के लिए कोई ना कोई चाल तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि वो मुझसे इतना बुरी तरीके से हार गया है कि वो फैमिली की इज़्ज़त बचाने के लिए, मुझे हराने के लिए और मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, फैमिली भी मुझे मारने के लिए कोशिश कर सकती है। तो आखिर इन्हें किसने भेजा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी माँ बोलती है कि क्या हो गया है, क्या क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है, तो आप लोग कांग ताइबुक की तलाश में क्यों आए हुए हो, मुझे बताइए ना, बात क्या है। सो लीडर बोलता है कि प्लीज़ मैम आप इन सब में मत पड़िए, आपको गलत फहमी हो रही है। हमारे लीडर को कांग ताइबुक ने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया है, इसीलिए कांग ताइबुक को हमारे लीडर इनविटेशन दे रहे हैं और कुछ भी नहीं, आप अंदर चले जाइए। तो उसकी माँ बोलती कि क्या मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है, अगर ऐसी वजह है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ ना, आप मेरे बेटे से की जगह मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उसे कुछ मत कीजिएगा, कैसा इंप्रेशन मुझे बताइए ना। सो हमारा एमसी बोलता है कि मॉम प्लीज़ आप पीछे रहिए, ऐसा लगता है कि मुझे किसी स्पेशल व्यक्ति ने इन्विटेशन भेजा हुआ है। सो बेहतर होगा कि आप अंदर चले जाइए, मैं इस गिफ्ट को खुद ही देख लूँगा। सो उसकी मॉम बोलती है कि क्या किसी व्यक्ति ने तुम्हें इन्विटेशन दिया है और वो तुम्हें सम्मान देना चाहता है, क्या तुमने कुछ बुरा किया है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सो मैंने उनसे बोलता है कि नहीं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि शायद मुझे गिफ्ट लेकर जाना चाहिए और फूलों की टोकरी भी खरीदनी चाहिए। तो क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे खरीद कर ला सकती हैं। माँ, सामने वाली दुकान खुली हुई है, प्लीज़ आप जल्दी आइए और वहाँ से लेकर के आइए, ठीक है। तब तक मैं इनका आदर सत्कार करता हूँ, मैं इन्हें अच्छी तरीके से खातिरदारी करूँगा, आप जाइए। सो उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है, क्या सचमुच में कुछ भी दिक्कत नहीं है। सो लीडर बोलता है कि नहीं मैम, ये हमारे परिवार के लीडर के बेटे हैं और उन्होंने इन्हें इनविटेशन भेजा हुआ है, हम बस उनका गिफ्ट उन्हें वापस करना चाहते हैं। उन्होंने हमें वापस जाने के लिए इसी तरीके से बोला हुआ था, बस हम इन्हें इनका गिफ्ट दे दें और फिर हम चले जाएंगे। आप जल्दी जाइए और ज़रा इनविटेशन के लिए फूल लेते आइएगा। यहाँ हमारे एमसी की मॉम बोलती है तो फिर ठीक है, एक काम कीजिए, आप यहीं पर बैठिए, मैं जा कर के फूल लेकर आती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ वेट कीजिएगा, इनका ख्याल रखना। सो हमसे बोलता है कि ओके, वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। तभी हमारा हमसे अपने असली रूप में आता है, क्योंकि अपनी मॉम को नहीं दिखाना चाहता है। तो बोलता है कि बताओ तो तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हें ली फैमिली ने भेजा हुआ है। ये सुनने के बाद वो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ वेरी गुड, तुम तो काफ़ी समझदार लगते हो, बहुत जल्दी समझ गए, हमारे यंग मास्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हमसे बोलता है कि अच्छा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उससे कहो कि मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ली परिवार के लीडर खुद भी यहाँ आ जाए तो मैं अपना मन नहीं बदलने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कोई इरादा नहीं है, जाओ जाकर कह दो अपने लीडर से। ये सुनने के बाद उस असिस्टेंट का दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलता है बेवकूफ़ लड़के, एरोगेंट बॉय, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें मालूम भी है ली फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल फैमिली है और तुम उससे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। मेरा तुम्हें एक सुझाव है, बेहतर होगा कि तुम मेरी सलाह मान लो और चुपचाप हमारे साथ चलो, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं दूसरे तरीके से और ज़बरदस्ती भी ले जा सकता हूँ। हमारा बच्चा बोलता है अच्छा ऐसा क्या, और मैं ऐसा क्यों करूँ। ये सुनने के बाद वो गुंडा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम प्यार से नहीं जाने वाले हो। मैंने तुम्हें इतने प्यार से कहा, लेकिन लगता है कि तुम अपने हाथ और पाँव तुड़वाना ही चाहते हो ताकि तुम चुपचाप जा सको। सीधी तरीके से बोलता हूँ, मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ने पड़ेंगे। सीधी सी बात है,
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, मैं तुम्हें सिर्फ लेके जाना चाहता था, लेकिन तुम हो कि इतने अड़ियल हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। इससे पहले मैं तुम्हारा हाथ और पाँव तोड़ूं, तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपनी पोजीशन ले लेता है और बोलता है कि बकवास बंद करो और चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके हाथ और पाँव टूटते हैं। ये सुनने के बाद दोनों के दोनों उसके बंदे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, बोलते हैं कि यू एरोगेंट बास्टर्ड कहीं के। हमारा एमसी उन दोनों का हाथ पकड़ता है और अपनी इनर की का यूज़ करता है और उनकी सारी की सारी पावर को एकदम बेकार कर देता है। वो दोनों बेचारे एकदम घुटनों पर आ जाते हैं और वहीं पर धड़ाक से गिर जाते हैं। ये देखने के बाद वो लीडर एकदम शॉक रहता है और बोलता है कि क्या बेवकूफ़ी है, मैं तुम्हें इतनी प्यार से ले जाना चाहता था, लेकिन तुम हो कि मरे बगैर लगता है जा ही नहीं सकते हो। तुम ली परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। तुम जानते भी हो कि हमारा ग्रुप और ली फैमिली कितनी ज़्यादा ताकतवर है। तुम इतने बड़े परिवार से दुश्मनी मोल लेकर ठीक नहीं कर रहे हो। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें फिर एक बार समझा रहा हूँ, मेरे साथ शांति से चलो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि यह आदमी लियों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसका लेवल उससे काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेरे हिसाब से अगर मैं 3 हमले भी करता हूँ तो भी मेरे लिए आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से इससे 1 हमला मेरे लिए पर्याप्त होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी थोड़ा मुश्किल खड़ी कर दी। ये मुझसे ताकतवर है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इसे निपटाना होगा। वो बोलता है कि मुझे ना बकवास और बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग बकवास और बातें करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई बहुत हो गई, चलो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और मैं भी करता हूँ। ये सुनने के बाद वो असिस्टेंट बोलता है कि अच्छा, तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस होगा यू एरोगेंट बॉय, तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो। अब देखो मेरी फुल पावर। यहाँ हमारा एमसी भी अपनी पोजीशन ले लेता है और बोलता है कि ओके। अमन सोचता है कि मुझे फ़िलहाल अपनी पूरी जान लगा करके इस युद्ध को लड़ना होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने बहुत ही ताकतवर बंदा खड़ा है। मैं लियोन से ही नहीं लड़ पा रहा था, फिर ये उससे अधिक ताकतवर है। मुझे एक ही बार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा और लड़ाई जल्दी ख़त्म करनी होगी। ये सुनने के बाद से वो बंदा भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, बोलता है कि यू बास्टर्ड, ये लो, और अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करता है। लेकिन हमारा एमसी फिर भी उसे रोक लेता है, उसके हाथ को। लेकिन वो इतना ज़्यादा ताकतवर और प्रेशर रहता है उसकी इनर की में कि उसकी ज़मीन तक हमारे एमसी को पीछे धकेलना पड़ता है और ज़मीन में दरार आ जाती है। हमारा एमसी भी अपने हाथ में, एक ही हाथ में अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करता है और बोलता है कि ये लो मेरी पावर, जिससे उस बंदे को भी थोड़ी बहुत तकलीफ होने लग जाती है और वो बंदा धड़ाक से जाता है और प्रेशर की वजह से पीछे धड़ाक से जाकर गिर जाता है दरवाजे के पास। तब भी वो उठकर खड़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद भी। और मन सोचता है कि जैसा कि यंग मास्टर ने कहा था कि इसका लेवल 3 है, ये 3rd स्टार तक पहुंच चुका है और इसके बाद भी इतना ताकतवर है, या फिर उनका लेवल 3rd स्टार तक बढ़ भी नहीं पाया है, लेकिन तब भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मास्टर ने सही कहा था, फ़िलहाल इस वक्त मुझे जाना ही बेहतर होगा। और यहाँ वाराणसी बोलते हैं कि क्या हो गया, मेरे ख्याल से बस तुझमें हमारे पास इतनी ही ताकत थी, लगता है तुम और लड़ नहीं सकते हो। तुम्हें लड़ने के लिए मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लीडर को बुलाना पड़ेगा। जा करके अपने लीडर से सहायता लो और उन्हें बुलाओ। ये सुनने के बाद से वो असिस्टेंट मन सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, जैसा कि यंग मास्टर ने कहा था। हालांकि उसके हमले फ़िलहाल इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो मेरे शरीर को सिर्फ कुछ वक्त के लिए सुन्न कर पाते हैं और बेकार कर पाते हैं, इसीलिए वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस समय एक नॉर्मल इंसान नहीं है, 3rd स्टार का है, इसलिए बेहतर है कि मैं इस समय कुछ भी ना करूं। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, मुझे पता चल गया है। अब हमें अपनी प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि ली परिवार के लीडर ने क्या कहा था और बोला था कि आज के लिए फ़िलहाल एक काम करो, उसके बारे में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे मारने की ना उसे परेशान करने की। तुम सिर्फ इतना करना और हमला करने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, समय से पहले हमला मत करना, समझ में आया ना। यही बात वो असिस्टेंट सोच रहा होता है और बोलता है कि ली परिवार को भड़काने के बाद से अब तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। मैं तो तुमसे एक समझदार इंसान की उम्मीद कर रहा था, बेहतर होगा कि तुम फिर से एक समझदारी वाला डिसीज़न लो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि मेरे लिए लड़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये बहुत ताकतवर है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि मैं इससे लड़ाई कर पाऊँ, बहुत मुश्किल काम है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो रात को इतना हंगामा खड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद से वो गुस्से में चला जाता है कि चलो, और दरवाज़ा धड़ाक से बंद कर देता है। यहाँ हमारा एमसी अपने असली हाल में आता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, अपनी पूरी की पूरी ताकत का उसने एक साथ इस्तेमाल किया, इसलिए वो लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी लड़ रहा था। और एमसी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि इस समय वो एक मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से मैं खुद को संभाल पाया। वो मुझसे इतना ताकतवर था, लेकिन उसके बाद भी उस ओल्ड मैन की इनर की, मेरी मेडिकल स्किल, इसके अलावा बाकी सारे कामों की वजह से ही मैं उससे लड़ पाया। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक था। मैं फ़िलहाल इस समय खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मुझे खुद को और ताकतवर बनाना होगा। यहाँ हमारा एमसी थोड़ा रिलीफ पाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं जिससे लड़ रहा था वो मेरी बराबर की लड़ाई लड़ रहा था, वरना अगर वो मुझसे थोड़ा और भी ताकतवर होता तो लगभग वो मर ही गया होता। थोड़ा देर अगर और रुकता तो पता नहीं क्या होता। मेरे जितने भी अपोनेंट हैं वो सब मेरे ही बराबर के थे, अगर गलती से थोड़ा और होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अंदर की जो इनर की है वो कुछ अलग ही है। तो मन सोचता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन कुछ अजीब सा है कि मेरे अंदर की जो इनर की है वो कुछ बदल गई है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिशनर से लड़ाई की है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने एक प्रैक्टिशनर से लड़ाई की इसलिए मेरी इनर की बदल गई है? लेकिन तभी उसकी मन सोचता है कि नहीं, फ़िलहाल इस समय मुझे अपनी एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो है ताकतवर रहने पर। मेरी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अभी भी बहुत कमज़ोर है। अगर मैंने और जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही ना जाने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। इसलिए अब मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत है। अगर मैं अब और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ तो मुझे और अधिक लड़ाई करके उसका अनुभव हासिल करना होगा। तभी ये सारी की सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती है। हालांकि वो मन में बोल रहा था तो वो बोलती है कि क्या ताइबुक, क्या अभी तुमने कुछ कहा? क्या तुम किसी से लड़ाई करने जा रहे हो? क्या हो गया है? हाँ, क्या तुम सीक्रेटली ट्रेनिंग ले रहे हो? और ये तुम्हारी इनर की ये कैसे एक्टिवेट हो गई है? क्या तुमने अपने रूट को पा लिया है? हाँ, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो मुझसे? सो मुझे बोलता है कि मॉम आप यहाँ पर आप आ गई। अरे मैं आपको बस ये सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन आप पहले ही जान गई हैं। तो ये सुनने के बाद उसके बाद पूछती कि क्या तुमने अपना रूट एक्टिवेट कर लिया? लेकिन तुमने अपना रूट कब एक्टिवेट किया? ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी शौक रहता है कि उसकी मॉम को ये बात कैसे पता। सो बोलते कि क्या कहा, मेरा रूट एक्टिवेट करना है मतलब? सो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ बेटा, देखो तुम एक प्रैक्टिशनर हो और प्रैक्टिशनर दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरे वो जो कि इस समय अनइक्वल कहे जाते हैं। इन दोनों में अलग अलग होता है। नेचुरल प्रैक्टिशनर्स को अपने रास्ते की ट्रेनिंग करते हुए ही अपना रूट मिल जाता है, जो दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है उसे महसूस करने का काम करता है। यानी कि तुम्हारे अंदर की इनर की वो तुम्हारे अपने जितनी भी तुम्हारी प्रैक्टिस होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में ये तुम्हारी स्किल के रूप में भी काम कर सकता है, तुम इसे विकसित भी कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो कि अनइक्वल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए जो लोग अपनी पीक फॉर्म पर पहुंचते हैं अपनी इनर की के द्वारा, सिर्फ तभी वे अपनी की और रूट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तुम शायद उन्हीं में से एक हो बेटा। ये सुनने के बाद हमारा ऐसे हम सोचते हैं कि क्या तो मॉम को लग रहा है कि मैं प्रैक्टिशनर और एक आर्टिकल होने की वजह से इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मैं एक अगर सोचूं तो कितना अजीब है। लेकिन मॉम को इस बारे में कैसे पता कि मैं एक अनइक्वल प्रैक्टिशनर हूँ? और मैंने ये बात पहले भी महसूस की थी। पिछले जन्म में मुझे भी ये बात लगता था कि मैं एक अनइक्वल प्रैक्टिशनर हूँ, क्योंकि मैंने ओल्ड मैन के ज़रिए उनकी मदद से ही अपने रूट को हासिल किया था। तब मैं इतनी तरह तक पहुँच सका था। लेकिन ये चीज़ मैंने पहले ही कर ली। लेकिन मॉम को ऐसा लग रहा है, लेकिन दरअसल ये मेरी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की वजह से है। सो बोलता है तो क्या आप मुझे डैड के बारे में कुछ बताएंगे मॉम? क्या हो गया था उन्हें? मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर हूँ, है ना? तो क्या है इस बारे में मुझे थोड़ा समझा सकती हैं? तो बोलते हैं कि हाँ बेटा, ये सही है कि हमारा जो पूरा परिवार है और तुम्हारे डैड इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड थे, वो बहुत ज़्यादा काबिल थे। लेकिन इस बात का मुझे हमेशा दुख था और मुझे सब में बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज़ पर कि हमारे पास इस तरीके की स्किल है। ये सोचने के बाद हमारा मन सोचता है कि क्या तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अभी तक मैंने उस रूट को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। मैंने तो सिर्फ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की वजह से अपनी थोड़ी सी स्किल को डेवलप किया है और अपनी इनर की को जागृत किया है, बाकी कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है मॉम? क्या आप मेरे डैड के बारे में जानती कि डैड को किसने मारा था? बताइए ना। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं इस बारे में। वो कभी मुझे कुछ नहीं बताते थे। तुम्हारे
पिता किसी के पीछे भाग रहे थे। ऐसा लगता है कि जो मास्टर गू हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि वह कौन है, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहते हैं। तुम्हारे डैड क्या थे, कैसे थे, उन्होंने कभी बताया ही नहीं बेटा। सो बोलता है कि मास्टर गू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें होश आ गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी वो कॉल उठाता है तो कोई और का नहीं होता है बल्कि योंजी का कॉल होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि ये क्या है, योंजी तुमसे कांटेक्ट कर रही है क्या? अभी भी तुम योंजी से कांटेक्ट करते हो?